Hello everybody, good morning. Today we will study electric field intensity due to a dipole at any point. मतलब एक डाइपोल के कारण किसी भी बिंदु पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, आज के लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे। इज इट क्लियर? ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है और साथ ही साथ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से नहीं देखते हैं तो ये थोड़ा कम समझ में आएगा, और पूरे कंसंट्रेशन से देखते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। तो पहले आप लोग को हिदायत दी जाती है, फुली कंसंट्रेशन के साथ ये टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। और कुछ भावी शिक्षक भी इस वीडियो को काफी ध्यान से देखेंगे। देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, एक आपका द्विध्रुव है। ये क्या है? एक द्विध्रुव, जिसको हम डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एक डाइपोल हो गया। अब ये इसका एक मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हम जनरली हम O बोलते हैं, ठीक है। अब इस डाइपोल, ये माइनस, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर लिख दिए क्या? माइनस क्यू, और यहाँ पर लिख दिए प्लस क्यू, ठीक है। और अगर हमने ये डायरेक्शन दिखला दिया, ये डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है? पी वेक्टर है। क्या है? पी वेक्टर है, ठीक है। तो इस पी वेक्टर, ये पी वेक्टर ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? किसी भी पॉइंट पर अगर हम यहाँ बात करते हैं तो एक्सियल होता है, यहाँ बात करते हैं इक्वेटोरियल होता है, मतलब कहीं भी, या तो इधर या तो इधर। तो हम चलिए हम यहाँ मान लिए, हम एक पी पॉइंट यहाँ मान लिए, ठीक है। तो जहां भी पी पॉइंट होता है वहां उस लाइन को हम क्या करते हैं? उसको हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। उस लाइन से उस पॉइंट को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए ये लाइन को हमने मिला दिया, ठीक है। ये हमारा लाइन हो गया। इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, दिखलाने के लिए था, अब इसको डार्क कर दिया गया। क्लियर है? अब ये R डिस्टेंस पर है, हमें यही पर निकालना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए ये जो एंगल है ये आपका थीटा एंगल पर सबटेंडेड है। ये जो पॉइंट है ये मान लीजिए क्या? थीटा एंगल पर है। अब अगर ये P वेक्टर है तो ये, जैसे हम लोग फिर से बात करते हैं, वेक्टर में पढ़ा गया था, वेक्टर में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन में, मतलब जब एक वेक्टर एक या एक से दो या दो से अधिक वेक्टर में टूटता है तो उसी को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर जो P वेक्टर है वह दो रूपों में टूटेगा, ठीक है। P वेक्टर जो है वो आपका दो पार्ट में टूटेगा, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। ये याद रखेंगे। एक को वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं, एक को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखेंगे बारी बारी से। ये समझा दिए कि इसका दो कंपोनेंट हो गया, मतलब ये P वेक्टर है, इसका दो कंपोनेंट आपका यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक है। देखिए थोड़ा सा क्लियर इसको कर देते डायग्राम को। तो इसका दो कंपोनेंट देखिए, एक कंपोनेंट आपका यहां से हो जाएगा, ठीक है। एक कंपोनेंट आपका ये हो गया, जिसका हम नाम दे देंगे क्या? P sin थीटा, P sin थीटा, ठीक है। ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके लिए बात किया जाएगा तो हो जाएगा P cos थीटा, P cos थीटा, ठीक है। अब ये P cos थीटा और P sin थीटा एक दूसरे से क्या है? नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है, मतलब 90 डिग्री का है, ठीक है। अब आगे देखिए, इस लाइन को हम आगे भी ऐसे ही दिखा दिए, और इसके सपोज में इसको दिखाते हैं। तो देखिए, तो इसके कारण ध्यान से देखिए, पहले हम P cos थीटा कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे, तो उसके बाद इसके कारण जो देखेंगे तो ये ऐसे इसको एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो आपका इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर इसका रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, दो कंपोनेंट है, ठीक है। दो कंपोनेंट है, एक को हम E1 बोल देंगे, एक को E2 बोल देंगे, ठीक है। एक को E1 बोल देंगे और एक को E2 बोल देंगे। दो कंपोनेंट को दो रूप में टूटेंगे, पहले वाले कारण E1 होगा, तो इसको हम मान लिए क्या? E1, मतलब इसके कारण जो रहा है वो E1 और इसके कारण जो रहा है वो आपका E2, ठीक है।
मतलब P cos थीटा के कारण ये क्या है, डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट है। इसके कारण जो होगा वो आपका E1 वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके कारण इसके कारण। तो अब हमें नेट निकालना है इस P पॉइंट पर। इस पर नेट क्या होगा, तो E नेट। तो E नेट के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन आप लोग को बताया गया था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, E नेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये निकाल लेंगे E1 का पहले वैल्यू, फिर E2 का वैल्यू, और उसके बाद E नेट का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? सो देखते हैं इतना तक समझ में आया क्या? ये भी आ गया, ऐसे भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। बस ये समझना है, ध्यान से देखिए। पी पहले P वेक्टर है, एक डाइपोल मोमेंट है। ये डाइपोल मोमेंट थीटा एंगल से है, इसलिए दो कंपोनेंट में टूट जाएगा, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। P sin थीटा वाला यहाँ गया, P cos थीटा वाला यहाँ गया। P cos थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 हुआ, P sin थीटा के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 हुआ, जो आपका इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसको सपोज कर लिया, यहाँ पर भी वही होगा, मतलब E2 हो गया। और E नेट निकाल दिए, ये P पॉइंट पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब सपोज करने वाला बात क्या है, जो आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं क्या, कंसीडर ए स्मॉल डाइपोल AB which has dipole moment P vector, ठीक है। There is a point P, there is a point P from midpoint of dipole, subtended with या inclined with theta angle, where we have to determine electric field intensity which is any point in space, ठीक है। वो स्पेस में किसी भी पॉइंट पर है, यही हमें क्या निकलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलना है। इज इट क्लियर? सो कंसीडर करने वाला काम आप लोग को अच्छे से आता है। सपोज कर लेंगे कि एक स्मॉल डाइपोल है, AB है, जिसका लेंथ 12 है, ठीक है। इसको जो ये लैंग्वेज आप अपने से बना कर सकते, जो डायग्राम में दिख रहा है वैसे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब कैलकुलेशन बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, E वेक्टर ड्यू टू, ये आप लोग को पहले ये चीज बताते हैं, P जो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। इसका पहले कुछ पॉइंट्स करके लिख लेंगे, क्या, डाइपोल मोमेंट रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, ठीक है, रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, टूटे हुए भाग को कंपोनेंट कहते हैं, रिजॉल्व हुए पार्ट को कंपोनेंट कहते हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा, P cos थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा, P sin थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, तो P sin थीटा और P cos थीटा के बारे में आपको पता चलेगा कि P cos थीटा जो है, P cos थीटा है, वह आपका एक्सियल लाइन के अलोंग उसको सपोज किया जाएगा, मतलब सबसे नजदीक इसके क्या है, तो ये बोल देंगे, तो अलोंग एक्सियल, या ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, अलोंग एक्सियल लाइन लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समझने के लिए बस है। उसके बाद अलोंग इक्वेटोरियल, ठीक है। बस ये मतलब ये खुद से माइंड करने का बात है, ठीक है, इसलिए लिखना है। देखिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, E वेक्टर मींस क्या समझ, देखिए हेडिंग में दिया हुआ है क्या, E वेक्टर ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट। E वेक्टर जब भी आए तो अपने सेंस में फिट कर लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो E वेक्टर हम बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में जगह की कमी है इसलिए। तो E वेक्टर ड्यू टू ए डाइपोल, E वेक्टर ड्यू टू ए डाइपोल E vector due to a dipole of, ऐसे लिख सकते हैं, E vector due to a P cos theta component, मतलब P cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है, P cos थीटा वाला कंपोनेंट है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है, ये हमें बात करनी है। तो देखिए ध्यान से,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम E1 मान लेंगे, इसके कारण बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 हो रहा है। तो E1 बराबर क्या होता है, 1 पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानते हैं क्या होता है, KQ/R², KQ/R²। और अगर ये P cos थीटा है और एक्सेल लाइन में है तब क्या होगा, इसमें ध्यान से देखिए, जो पिछले क्लास में आप पढ़े हैं एक्सेल पोजीशन के लिए वो बात करेंगे। क्या होता है 1/4πε0 2P बटा में R3, ठीक है। और यहाँ पर cos थीटा कंपोनेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, cos थीटा बात हो रहा है, ठीक है। पहले सिर्फ P था, एक ही था, अब यही P वेक्टर डिजोल्व हो गया है। एक्सेल पोजीशन के अलग बात करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल पोजीशन की अलग बात करेंगे तो cos थीटा। इसका नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पर A B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन अगर दिखाना हो तो along PD, PD के डायरेक्शन की ओर होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम बात कर सकते क्या कि E2 वेक्टर बराबर, और लिख लेंगे क्या, E वेक्टर ड्यू टू P sin थीटा कंपोनेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, E2 वेक्टर बराबर 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0। इसमें P बटा में R होता है और साइन थीटा लगा हुआ है, तो साइन थीटा यहां भी लिख देंगे। इज इट क्लियर। और इसका डायरेक्शन बताना है तो along क्या हो जाएगा, PC। जैसे ये तो जा रहा है ऐसे, ये किसके along है, PC के along है, तो along PC। समझ में आया। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या देख रहे हैं कि E1 इधर चला गया, E2 इधर हो गया, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, ये एंगल 90 डिग्री है, लेकिन ये E नेट से और E1 का जो है एंगल वो मान लिया गया है अल्फा। क्या मान लिया गया है, अल्फा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करने जा रहे हैं, मतलब E नेट। तो E नेट बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर हो जाएगा ना। E1 E2 तो पता निकल लिया, अब दोनों पर टोटल क्या हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर E1 और E2 के बीच का एंगल कितना है, थीटा इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन E1 एंड E2 वेक्टर, एंगल बिटवीन E1 एंड E2 वेक्टर, ठीक है। तो आप लोग को ये नेट वाला पता है या रिजल्टेंट के लिए पता है, क्या होता है, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2E1 E2 cos थीटा। ये बात पता है ना। अब थीटा यहाँ पर कितना रखना है, 90 डिग्री। कितना रखना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतना टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो E नेट बराबर E1 प्लस E2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। जैसे आप लोगों को बताया गया था A प्लस B का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो पढ़े हुए वेक्टर में स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर A के जगह पर E1 है, B के जगह पर E2 है। इज इट क्लियर। देखिए ध्यान से, ये हो गया इतना बात। इतना आप लोग अभी राइट इट डाउन करिए, इसको लिख लीजिए, क्योंकि अब इसको हम रब करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, और इन सब को इक्वेशन कहाँ गया, इसको हम इक्वेशन A मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन B मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन ये आपका A है और ये आपका B है, और ये इक्वेशन मेन इक्वेशन है आपका कितना है, 1। तो अब आते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो देखते हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 में E1 और E2 का मान रखते हैं। इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, E1 और E2 का मान रखते हैं। तो E नेट बराबर
स्क्वायर रूट ऑफ E1 का मान कितना है, ये वाला मान। तो चलिए इसको हम अभी के ही मान लेते हैं ताकि जगह कम है। तो लिख दिए क्या, 2pk cos थीटा बटा में RQ का होल स्क्वायर प्लस 2pk, इसमें 2 नहीं होता है, लिखेंगे pk साइन थीटा, इतना को p और k को इतना मान साइन थीटा बटा में RQ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मान रख लिए। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। बस सॉल्व करेंगे तो इसके बाद जस्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पर ठीक है। सो अब हम स्क्वायर करेंगे, अंदर स्क्वायर करके अंदर जा रहे हैं आप। ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 p स्क्वायर k स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटा में RQ हो गया, प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में r का पावर q नहीं होगा, स्क्वायर करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है, उस कॉमन टर्म को बात कर लेते हैं। तो ई नेट बराबर स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से देखिए, p स्क्वायर कॉमन है, k स्क्वायर कॉमन है, r का पावर 6 कॉमन है, बचा के ऊपर से 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा समझ में। अब आगे देखिए, ई नेट बराबर, इस सबको बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा p, नीचे बचेगा k और ये r q बचेगा। अब अंदर वाला का काम करते हैं, ध्यान से देखिए। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4 को 2 बार में तोड़ सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा समझ में। इतना का मान पता है आप लोग को, सॉरी 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। ये वाला मान हम 1 निकला देंगे, इतना का मान हम 1 निकला दिए। ठीक है, अब आगे देखिए, ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर p का मान रख देते हैं, k का मान 1/4/0 p बटा में RQ स्क्वायर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 cos स्क्वायर इससे बचेगा और यहां से क्या बचेगा प्लस साइन, यहाँ इसका मान तो 1 हो गया ना, इतना का मान क्या हो गया 1, यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, हो गया क्लियर। ये आपका फाइनल डेरिवेशन हो चुका है। इसको आप आगे भी बढ़ाना चाहे तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, रूट को आप 1/2 फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल देख लीजिए, ये भी क्यों इतना पर आ गया तो आगे भी बात कर लेते हैं। ई नेट बराबर 1/4/0 p बटा में RQ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का पावर 1/2। ये हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट। इज इट क्लियर। सो अगर आपको कोई भी अभी भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे डायरेक्टली जूम ऐप पर जुड़ सकते हैं। किसी भी डाउट के लिए आप हमसे जूम ऐप पर जुड़ सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारा जो हमारा पर्सनल क्लास चलता है उसमें हमारे जो स्टूडेंट हैं वो जूम ऐप से ही जुड़ते हैं, जिससे हम अलग से, इसके अलावा जो न्यूमेरिकल जो यूट्यूब के अलावा अलग से हम जूम एप्लीकेशन पर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कराते हैं। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, IIT PMT इसके लिए इंटरेस्टेड है तो उसके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। कल मिलते हैं, तब तक के लिए घर पर रहिए, बहुत ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।